हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा नया टॉपिक है पाचन तंत्र। मैंने परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट करवा दिया था पिछली क्लास में। आज हम पाचन तंत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। दोस्तों, भोजन को पचाने के लिए उसमें रासायनिक और यांत्रिक क्रियाएं होती है, यानी उसे चबाया भी जाता है और रासायनिक जैसे सेल और गलाया भी जाता है। चबाने की क्रिया होती है यांत्रिक हो गई और गलाने की क्रिया हो गई रासायनिक। इन दोनों क्रियाओं से भोजन का पाचन होता है। वो कौन करता है? पूरा सम्मिलित एक तंत्र है, उसे कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है। पाचन तंत्र की लंबाई की बात करूं तो 8 से 10 मीटर तक पाचन तंत्र की लंबाई होती है। दोस्तों, पाचन तंत्र मुंह से स्टार्ट होता है और नीचे तक यानी अपनी पेट तक जाता है। पेट। अब देखते हैं पाचन तंत्र में, भाई पाचन तंत्र में पाचन होता क्या है। पाचन दोस्तों, शरीर की वह आवश्यकता जिसमें शरीर में वृद्धि विकास की आवश्यकता होती है, रोगों से लड़ने की आवश्यकता होती है। इन सब क्रियाओं को कौन पूरा करता है? इन सब क्रियाओं को पूरा करने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा। और ऊर्जा किससे मिलती है? हमें भोजन से। भोजन को पचाना ही पाचन कहलाता है। ठीक है। क्या? शरीर की वृद्धि और विकास, रोगों से लड़ना के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना ही पाचन कहलाता है। ठीक है। तो पाचन क्या हो गया? भोजन। देखो, शरीर की आवश्यकता ही कौन पूरी करता है? देखो, शरीर को एनर्जी कौन प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। अब ऊर्जा की बात करूंगा मैं, तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? भोजन से मिलेगी। अब भोजन को क्या करना है? भोजन को कैसे ऊर्जा कैसे निकाल लेगी? वो सब क्रिया क्या कहलाएगी? पाचन कहलाएगी। भोजन से न्यूट्रिशंस को बाहर निकालना, अवशोषण करना, उसको गलाना, दफनाना, उसे बाहर निकालना। ठीक है। ये सब क्रिया पाचन तंत्र करता है और ये सब क्रियाएं पाचन के लिए आवश्यकता होती है। अब पाचन की बात करूं, पाचन भी दो तरीके से होता है जीवों में। जीवों की बात कर रहा हूं मैं। एक तो समपोषी, एक विषमपोषी। देखो, विषमपोषी, स्वयंपोषी का मतलब क्या हो गया? स्वपोषी का कि मैं खुद का खाना खुद बना रहा हूं, वो हो गया स्वयंपोषी। आप ये मत समझना कि मनुष्य खुद का खाना खुद बना रहा है तो वो स्वयंपोषी है। जी नहीं, बायोलॉजी की भाषा में ऐसा नहीं होता है। समपोषी बैक्टीरिया वो हो गए जो खुद के पाचन के लिए, खुद की ऊर्जा प्राप्ति के लिए खुद का भोजन खुद बनाते हो, यानी ऊर्जा प्राप्ति के लिए खुद का भोजन खुद बनाते हो। ठीक है। इसमें कौन आ गए? पेड़ पौधे, जंतु, सॉरी, पेड़ पौधे आ गए। और एक प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? खुद का भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है। खुद का भोजन क्या बनाएंगे? खुद बना देंगे। अब खुद का भोजन खुद बनाते हैं, देखो, यानी देखो मैं समझाता हूं। पेड़ पौधे खुद का भोजन खुद बनाते हैं। कैसे? वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण करते हैं। और विषमपोषी में क्या हो गया? वो खुद का भोजन खुद नहीं बनाते हैं, खुद का भोजन खुद नहीं बनाते हैं।
किस पर निर्भर होते हैं? समपोषी पर, समपोषी पर निर्भर होते हैं। ये क्या करते हैं? समपोषी पर निर्भर होते हैं परपोषी। जैसे जैसे घास उग गई, घास तो खुद का भोजन खुद बना रही है, खुद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद का भोजन खुद बना रही है। पर क्या होते हैं? विषमपोषी। अब विषमपोषी है ना, देखो गाय है ना, घास खाएगी, उससे इस समपोषी की ऊर्जा खुद के अंदर ले लेगी, फिर गाय को दूसरा खा जाएगा। ठीक है, तो ये समपोषी पर निर्भर होते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं एक जंतु हूं, और मैं किस पर निर्भर होऊंगा? घास पेड़ पौधों पर निर्भर होऊंगा जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, तो मैं विषमपोषी हो गया। ठीक है, और आप जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, जैसे शेर है, वो क्या खाता है? जीव जंतु खाता है, तो वो भी विषमपोषी होता है, खुद नहीं बना रहा खाना। क्यों? क्योंकि वो खाएगा क्या? बकरी पहले घास खाएगी, फिर घास को क्या नाम से, घास से ऊर्जा प्राप्त करेगी और खुद का वृद्धि विकास कर लेगी, बड़ी हो जाएगी, उसके बाद में उसे शेर खा लेगा। तो इस तरह ये चक्कर चलता रहता है। और ये विषमपोषी की बात करूं तो ये भी 3 तरीके के होते हैं। जैसे एक हो गया प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी हो गया। दोस्तों इसके उदाहरण दे देता हूं, सभी जंतु आएंगे इसमें, सभी जंतु इसके अंदर आ जाएंगे। किसमें? विषमपोषी के अंदर। एक तो प्राणी समभोजी हो गया, एक मर्तोपजीवी हो गया, और एक कौन सा हो गया? अपना परजीवी। प्राणी समभोजी कौन हो गया? जो समपोषी से डायरेक्ट वो लेते हो। क्या होता है? देखो, समपोषी से ऊर्जा प्राप्त करते हो। पहली बात, समपोषी से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और पाचन, भोजन का पाचन शरीर के अंदर करेंगे। सभी जंतु, सभी स्तनधारी इसके अंदर आ जाएंगे, प्राणी समभोजी के अंदर, सभी जंतु और प्राणी समभोजी। देखिए प्राणी समभोजी में देखिए मैं कैसे आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ खाना, तो ये मेरा खाना का पाचन कहाँ हो रहा है? पेट के अंदर ही हो रहा है ना, इस तरह से समझ सकते हो। मर्तोपजीवी कौन हो गया दोस्तों? वह जीव जो मरते सड़े गले पदार्थों पर आकर उसे गलाकर भोजन प्राप्त करते हैं, और ये भोजन प्राप्त, ये पाचन कहाँ करेंगे? शरीर के बाहर करेंगे। तो शरीर के बाहर क्या करेंगे? पाचन। पहली बात, शरीर के बाहर पाचन कर देंगे। दूसरी बार क्या करेंगे? ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं, सड़े गले पदार्थ पर। सड़े गले पदार्थ, मरे हुए जीव, और जैसे वो आपने फफूंद का नाम सुना होगा, जो अचार में लग जाती है। उस फफूंद के ऊपर सफेद फफूंद लग जाती है, जब वो क्या करती है? उसके ऊपर लगकर उसे पाचन करती है। पाचन कहाँ होगा? बाहर करती है वो, है ना। और परजीवी जो दूसरों जीव पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीव के अंदर रहकर, दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर या शरीर के बाहर रहकर पाचन करते हो, वो क्या हो गए? परजीवी हो गए। अब चलते हैं पाचन तंत्र की ओर। मैं पाचन तंत्र का एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मुंह आता है, ठीक है, ये मुंह है, फिर ये नाक है, ठीक है, ये मुंह और ये नाक, फिर ग्रसनी, फिर उसके बाद में अमाशय। ये एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं मैं दोस्तों। फिर अमाशय से एक बहुत लंबी एक नलिका विहीन संरचना निकली होती है, जिसे छोटी आंत बोलते हैं, जो इस तरह से लिपटी हुई होती है यहाँ पर। और उसके बाद में एक मोटी होती है और बड़ी आंत कहलाती है, जो बड़ी होती नहीं है दरअसल, इस टाइप से घेरी हुई होती है। ये छोटी आंत, ये बेसिक सा डायग्राम है। यहाँ पर एनस आ गया, ये गुदहमार कहलाएगा, ठीक है। ये बड़ी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई, ये अमाशय हो गया,
अमाशय के यहाँ पर तोड़ची एक शरत ना निकली होती है, इसके पीछे अमाशय के, जिसे बोल देंगे अग्नाशय। इसके ऊपर हो गई ग्रसनी। ग्रसनी से दो नलिकाएं, एक तो नाक की और एक मुंह की आपस में निकलकर और ग्रसनी में मिली हुई होती है। नाक श्वास नली में भोजन ना चले जाए इसके लिए दो वाल्व होते हैं। एक वाल्व दोस्तों, दो वाल्व होंगे, ये इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये इस तरह से जा रही है। अब देखो यहाँ पर भोजन ना जाए, यहाँ पर एक होता है कौन सा वाल्व, यूबुला नाम का वाल्व, और यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है। ये मुंह हो गया, जो पाचन सबसे पहले मुंह से स्टार्ट होता है। ये एक रफ सा डायग्राम है, ठीक है। अब मैं डिटेल से बताता हूँ। मुंह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा रहा हूँ। सबसे पहले मुंह को लेते हैं। दोस्तों मुंह के अंदर दो संरचनाएं होती हैं, सिंपल सी। एक तो हो गए दांत जो पाचन करने में काम करेंगे, और एक होती है जीभ, ठीक है। अब मुंह के अंदर देखो, सबसे पहले लेंगे दांत। मनुष्य के दांत कौन से होते हैं, द्विबारदंती होते हैं। द्विबारदंती का मतलब होता है जो दो बार आते हैं दोस्तों, जीवन काल में ये दो बार आते हैं दांत। एक तो 12 साल से पहले पहले आ जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दूध के दांत, और 12 साल बाद में स्थायी दांत आते हैं, ठीक है, जो कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। मुंह के दांत द्विबारदंती होते हैं, ठीक है। दांत के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है। दांत किसके बने होते हैं, पहले ये देखते हैं। दांत कैल्शियम प्लस फास्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। और दांत के ऊपर एक कठोर सा आवरण पाया जाता है, जिससे क्या होती है, यह बैक्टीरिया से रक्षा करता है, मजबूती प्रदान कर देता है। क्या, कौन सा, इनेमल नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो दांत में कठोरता प्रदान करता है, ठीक है, जो दांत को कठोरता प्रदान करता है, इनेमल। देखिए मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य के अंदर 32 दांत होते हैं। कितने, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और जब प्रथम बार दांत आते हैं, जिसे दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं, वो कितने होते हैं, वो 12 होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दांत का काम क्या है, दांत पाचन कैसे करेगा, दांत देखो यांत्रिक रूप से पाचन करता है। यांत्रिक रूप से पाचन, जैसे भोजन को हमने लिया, किस अवस्था के अंदर लिया, हमने भोजन को एक पदार्थ के रूप में लिया है, ठीक है, वो कई अणुओं से और कई अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसे तोड़ने का काम, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करेगा, दांत करेगा। चबाने का काम कौन करेगा, दांत करेगा। तो भोजन को चबाने का कार्य क्या हो गया, कार्य भोजन को चबाना। भोजन को चबाने का कार्य कौन करेगा, दांत करेंगे, ठीक है। दांत की बात करूं, मनुष्य में एक सूत्र चलता है, जिसे बोलते हैं दंत सूत्र। वो कैसे चलेगा, पहले देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में दंत सूत्र की ओर चलते हैं। दांत के प्रकार, दोस्तों दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आ गया इंसाइजर, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर, और चौथे होंगे अपने मोलर। इसे कृदनक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंसाइजर का काम क्या है, दोस्तों इंसाइजर दांत के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये वाले दांत इंसाइजर होंगे। इसका काम क्या है, कुतरना। चूहों में इंसाइजर ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, बड़े होते हैं, वो कुतरने का काम करते हैं। तो मनुष्य के जो फ्रंट में सबसे पहले दांत पाए जाते हैं, वो होते हैं इंसाइजर। उसके बाद में कैनाइन होते हैं। कैनाइन का क्या काम है, देखो इसका काम हो गया कुतरना,
ठीक है। इसका कैनाइन का क्या काम है? कैनाइन होते हैं ये वाले दांत, ठीक है, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जंतुओं के कैनाइन ज्यादा विकसित होते हैं तो वो चीर फाड़ देने में काम आते हैं किसी दूसरे जंतु को। तो ये क्या हुए? चीरने फाड़ने के काम के लिए, चीरने फाड़ने के लिए। प्रीमोलर हो गए किसी चीज को चबा चबा के खाने के लिए, पीसने के लिए प्रीमोलर। और ये भी पीसने के लिए, ठीक है। ये ढाड़ होते हैं ना, वो प्रीमोलर मोलर होती है। आप कैनाइन से आगे जाओगे यहाँ से तो ये वो वाले दांत क्या होंगे? ये प्रीमोलर और मोलर होंगे। इसका एक दंत सूत्र भी चलता है दोस्तों, दंत सूत्र, जो इस तरह से चलेगा I, C, P और M के नाम से। यानी मनुष्य का दंत सूत्र देखो कितना होता है? 21, 23, 21, 23, ठीक है। 21, 23, 21, 23 मनुष्य का दंत सूत्र है। ये किसका दंत सूत्र है? मनुष्य का दंत सूत्र। मनुष्य का दंत सूत्र है 21, 23। 21 देखो, इंसाइजर कितने हो गए? 2। कैनाइन कितने होंगे? 1। प्रीमोलर कितने हो गए? 2। और मोलर कितने हो गए दोस्तों? मोलर होंगे अपने 3। इस तरह से इंसाइजर 2 होंगे। अब 2 का मतलब इतने 32 दांत बोले हैं ना मैंने, 32 हो गए। ये देखो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 बार 16, ये तो 16 ही हुए, 32 तो नहीं हुए ना। 32 कैसे होंगे? देखो नाक से इस साइड वाले भाग में इंसाइजर कितने हैं? 2 है नाक से इस साइड, और नाक के इस साइड वाले भाग में कैनाइन कितने हैं? वो इंसाइजर कितने हैं? 2। नाक के इस साइड वाले में कैनाइन 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। नाक के इस साइड वाले भाग में क्या कौन सा? प्रीमोलर 2 है। और नाक के इस साइड में मोलर कितने हैं? मोलर कितने हैं? 3 है। तो इस साइड वाले भाग में कितने हो गए? 3। तो अगर दोनों को गुणा कर दी जाए 2 से, इस हिसाब से 2 2 से बन जाए ना। अब ये नीचे वाले और ये नीचे वाले इस तरह के हो गए। अब दोनों को गुणा कर दो आप, ठीक है, 2 से गुणा कर दो, क्योंकि आपने इस साइड के लिए हैं ऊपर, ये ऊपर वाले, ये नीचे वाले, ठीक है। दोनों को गुणा कर देंगे ना अपन, तो कितने आएंगे? 32 आ जाएंगे। इस टाइप से 32 हो गए। तो 21 23, 21 23 किसका दंत सूत्र हो गया? मनुष्य का दंत सूत्र 21 23, 21 23 हो गया। अब पाचन तंत्र में आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या आएगा? जीभ आएगी। अब जीभ देखते हैं, जीभ किस तरह से पाचन करती है, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं दोस्तों। दांत के बाद में आएगी जीभ। जीभ देखो, दांत कार्य क्या है? दांत व जीभ है ना, भोजन का है ना यांत्रिक पाचन करते हैं। देखो यांत्रिक कैसे? देखो वो जीभ है ना, खुद से तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रही है, पर ये यांत्रिक रूप से यानी कि भोजन को लार में लिपेटने का काम करती है। लार को, भोजन को घुमाती है, ठीक है। मुंह के अंदर काट तो कौन रहा है? दांत काट रहे हैं भोजन को, और फिर लिपटने का यानी स्लाइवा में लिपटने का उसको मिलाने का काम कौन करती है? लार के अंदर ये भी काम करती है जीभ। और क्या काम करिए? और ये स्वाद का ज्ञान करवाती है, ठीक है। भोजन में कौन सा स्वाद है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। स्वाद का ज्ञान, जैसे कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, खारा है, ये सब कौन ज्ञान पता करवाएगी? ये बताई रहेगी जीभ। जीभ होती है एक मार्शल संरचना जो मोटी होती है, और कौन सी रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। देखिए मुंह के अंदर आप जीभ बाहर निकालेंगे तो जीभ पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो, जीभ में स्वाद का ज्ञान कहाँ कहाँ होता है? जीभ में कुछ स्वाद कलिकाएं और पेपिलाएं पाई जाती है। स्वाद का ज्ञान कैसे होगा? जीभ में पाई जाएगी स्वाद कलिकाएं व पेपिला, जो क्या करेगी? स्वाद का ज्ञान कराएगी। अब यह स्वाद का ज्ञान कराती है भाई खाने लायक है या नहीं है। अब देखिए इस टाइप से इसमें स्वाद की लिखाई पाई जाती है,
जो जीभ के ऊपर नीचे और बीच में सब जगह पाई जाती है। ठीक है, सबसे पीछे वाले भाग में कड़वाहट का ज्ञान होता है कि भोजन कड़वा है या नहीं है। बीच वाले भाग में खट्टेपन का ज्ञान होता है, यानी बीच वाले यानी कि साइड वाले भाग में। और किसका ज्ञान होता है, नमकीन नमकीन का, यानी कि नमकीन टाइप का होता है ना, खारा टाइप का, उसका। और आगे ही आगे किसका ज्ञान होगा, आगे ही आगे ज्ञान होगा दोस्तों, यही आगे मीठे का ज्ञान होगा। ठीक है, इस तरह से जीभ स्वाद का पता लगाने में मदद करती है। इसके बाद में जीभ का इतना खास मैटर नहीं होता है, बस स्वाद पता चल गया। जीभ भोजन को लिपेटेगी, मिलाएगी किसमें, लार में। तो लार का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों दांत और लार यांत्रिक पाचन कर देता है, किसका, भोजन का। तो रासायनिक रूप से मुंह भी पाचन कर रहा है, तो मुंह में लार नाम की एक क्या पाई जाती है, एक द्रव पाया जाता है जो पाचन कर देगा किसका, रासायनिक रूप से भोजन का। तो लार, देखिए लार की बात करें तो लार रासायनिक रूप से पाचन करेगा भोजन का, रासायनिक रूप से क्या करेगा, पाचन, पहली बात। दूसरी बात, स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन कहाँ होगा पूछा जाए तो मुंह में स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अगर पूछा जाए कि भाई लार ना दे के ये पूछ ले कि स्टार्च का पाचन कहाँ पर होगा, तो मुंह में होगा। ठीक है, तो भोजन का रासायनिक रूप से पाचन स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्टार्च बोल दो या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा लार। ठीक है, अब लार में पाए जाते हैं कुछ एंजाइम्स जो स्टार्च को तोड़ देते हैं, माल्टोज में और डेक्स्ट्रिन में। ठीक है, तो अब देखें लार में एक तो कौन सा, स्लाइवरी एमाइलेज, और दूसरा इसकी मां का दोस्तों, लार में एक तो सलाइवरी एमाइलेज नाम का व टाइलिन नाम के रसायन पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं उनके छोटे छोटे अणुओं में। जैसे छोटे अणु का मतलब मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में तोड़ देंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में तोड़ दिया जाएगा। देखिए किस तरह से टाइलिन काम करेगा। एक तो देखो आप खा रहे हो चावल या आप खा रहे हो गेहूं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो उसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है ऊपर। ठीक है, वो संरचना होती है स्टार्च। अब कभी कोई तो इसे पका लेता है, कोई सीधे ही खाता है, तो दो तरीकों से स्टार्च का पाचन करता है कौन, टाइलिन। कैसे, एक तो पका हुआ स्टार्च, एक तो पका हुआ स्टार्च और एक अध पका या बिना पका। अब इस स्टार्च पर टाइलिन नाम का एक एंजाइम कार्य करेगा। टाइलिन नाम का एक एंजाइम क्या करेगा, कार्य कर देगा और इसे तोड़ देगा किस में, इसे तोड़ देगा एक तो अपने डेक्स्ट्रिन में और दूसरा माल्टोज में। पके हुए को माल्टोज में तोड़ेगा, माल्टोज में और डेक्स्ट्रिन में। ठीक है, इस तरह से स्टार्च काम करेगा। अब देखिए लार में, अब देखिए मैंने तो हाथ नहीं धो रहा मैं और ऐसे ही खाना खा रहा हूं,
तो जीवाणु तो अंदर जाएंगे ही, ठीक है। अब जीवाणु को रोकने का काम कौन करेगा शरीर के अंदर? सबसे पहले काम करेगा लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की परत को क्या करेगा? बैक्टीरिया की सतह को नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो लाइसोजाइम इस लार में या सलाइवा में पाए जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। मैं बात करूं लार के पीएच की, तो ये 6.35 से लेकर 6.65 तक होता है, यानी ये हल्का अम्लीय होता है। ये देखिए 7 से ऊपर जाऊंगा तो सारी 7 से नीचे जाऊंगा तो क्या होगा? अम्लीय। अब ये अम्लीय है, कौन सा अम्लीय है? ये हल्का अम्लीय हो गया, हल्का अम्लीय। भोजन को क्या करेगा? ये एक लुब्रिकेंट का रूप दे देगा, एक चिकनाहट प्रदान करने के बाद ये एक गर्दन में यानी ग्रसनी से सीधे नीचे जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा भोजन। अब ग्रसनी से जा रहा है तो ग्रसनी पाचन में सहायता नहीं करती, ये बस एक मार्ग प्रदान करती है, मुंह को जोड़ती है किससे? अमाशय से। बस ये मार्ग प्रदान कर रही है। और ग्रसनी की बात करूंगा, ये ग्रसनी भोजन को कर्मानुकुंचन गति से नीचे अमाशय में पहुंचा देती है। ठीक है, क्या करेगी? भोजन को कर्मानुकुंचन गति करती हुई, भोजन को देखो कर्मानुकुंचन ऐसे मार्शल गति, जैसे आप टूथपेस्ट से पाव निकालते हो, टूथपेस्ट से जब खाली हो जाती है तो थोड़ा बहुत बचती है तो ऐसे ऐसे करके निकालते हो ना, इस टाइप की गति को कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। इस टाइप से ही वे भोजन को नीचे तक पहुंचा देती है अमाशय में। अब सारा खेल स्टार्ट होगा अमाशय का भोजन को पचाने का। अब मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रसनी में भोजन का पाचन होता है या नहीं होता है, तो आपको बताना है कि भोजन का पाचन ग्रसनी में नहीं होता है, यह केवल एक मार्ग प्रदान करती है भोजन को नीचे उतारने का। अब बात करते हैं अपन ग्रसनी के बाद में अमाशय की। दोस्तों ये एक मार्शल थैले जैसा संरचना होती है, इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की संरचना होती है जो मोटी दीवार द्वारा आबंद होती है। देखिए इस टाइप की मोटी दीवार पाई जाएगी।